हेलो सभी को एक बार फिर से। कैसे हो सभी लोग? होप सो सब एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। सितंबर इनटेक का हम लोग बात कर लेते हैं। सितंबर इनटेक की एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और उसका एप्लीकेशन हो गया है। अब कुछ टाइम में स्टूडेंट्स को कैश के लिए इंटरव्यूज़ आ जाएंगे, तो इंटरव्यू का ऑलरेडी मैंने कैसे क्रैक करना है उसके रिगार्डिंग मैंने आपका वीडियो अपलोड कर दिया है। और दूसरा जो है, आज हम लोग जिस पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं वो एक्चुअली रिलेटेड है हमारा कि जब आपका कास्ट इंटरव्यू क्रैक हो जाता है तो उसके बाद में क्या प्रोसेस करनी है। तो कास्ट इंटरव्यू क्रैक करने के बाद में जैसे ही आपको कैश लेटर का कंफर्मेशन आता है, कैश लेटर आ जाता है, मीन्स आपका ऑलमोस्ट 90% कामकाज हो गया है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहली स्टेप्स जो है वो आपको जैसे ही कैश लेटर आ जाता है, मीनवाइल आपको अपना फ़ंड रेडी कर लेना है, जो कि 28 डेज़ एटलीस्ट होल्ड होना चाहिए, राइट। तो 28 दिन से पुराना, और वो सेविंग अकाउंट का होना चाहिए। आपका आपका अपना अकाउंट होगा तो भी चलेगा, आपके मदर फादर का अकाउंट होगा तो भी चलेगा। तो एटलीस्ट दो में से कोई भी फैमिली मेम्बर का अकाउंट जो है वो सेविंग अकाउंट होना मैंडेटरी है। तो वो सेविंग अकाउंट के अंदर आप 28 डेज से ज़्यादा का फ़ंड रखना, जो टोटल आपकी फ़ीस है, फ़ीस प्लस एडिशनल आपका लिविंग एक्सपेंसेस। अगर आप देखो लंदन में आ रहे हो या कोई बड़ी सिटी में जा रहे हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो एक्सपेंसेस प्लस आपका जो एजुकेशन का जितना कॉस्ट लग रहा है उससे कुछ 2 से 3 लाख रुपए का एडिशनल अमाउंट हम दिखा सकते हैं। मतलब समझो अगर आपका टोटल कॉस्ट जो है यूनिवर्सिटी का वो 15 लाख रुपए है, और बाकी का आपका एडिशनल, अगर आप लंदन में आ रहे हो तो आप महीने के 800 से 1000 पाउंड का एडिशनल खर्चा पकड़ लो, तो अराउंड ये आपका पहुंच गया 15 प्लस 10 दूसरा ले लो, तो 25 से 27 लाख का फ़ंड आपको लेके चलना है। ठीक है, फिर जैसे ही आपका फ़ंड रेडी हो जाता है उसके बाद की क्या होगा कि आपको है ना, फिर आपका जो एजेंट अगर आपने हायर किया तो आपका एजेंट जो होगा वो आपकी प्रोसेस करेगा। प्रोसेस में कैसा है कि आपका सीधा जो है ना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, UKVI की साइट पे जाके आप, या VFS की साइट पे जाके उसकी डिटेल्स वैसे ले सकते हो। तो जैसे ही आपने ये सारी प्रोसेस ख़त्म की तो सॉरी यार, एक भाई ने एड्रेस पूछ लिया तो उसको एड्रेस बता दिया। तो देखो कैसा है, ये सारे पॉइंट्स जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये आप सब रेडी कर लो। इसके बाद में आज मैं एक्चुअली थोड़ा वीडियो फास्ट ख़त्म करूँगा क्योंकि पॉइंट बहुत ज़्यादा लंबे हैं, और अगर फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरी होती है आप मुझे आके पूछ सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आपका फ़ंड रेडी हो जाता है उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपको है ना, आपके नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल्स है उसकी लिस्ट आप देख लीजिए। ठीक है, वहाँ पे आप अपना टीबी टेस्ट होता है यूके के लिए, तो टीबी टेस्ट आप अभी से एप्लीकेशन कर दो। ठीक है, तो टीबी का टेस्ट जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है आप उसका सर्टिफिकेट ले लो, क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट जैसे ही सितंबर आएगा तो उसके अंदर 2-3 महीने पहले वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो टीबी टेस्ट होता है वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है, जब आप एप्लीकेशन करते हो तब से, और आपके हाथ में आता है तब से। तो अगर आपने जुलाई या सितंबर में किया है तो अगस्त तक वो ऑब्वियसली वैलिड रहेगा, बट थोड़ा सा एडवांस में चलना क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है कि आपको एप्लीकेशन करना है, जो कि एप्लीकेशन आप जैसे ही करोगे वीज़ा के लिए तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपको फिलअप करने रहते हैं, जिसके अंदर आपका पर्सनल डिटेल्स हो गया, आपके फैमिली डिटेल्स हो गया, आपका फैमिली बैकग्राउंड हो गया, आपका एजुकेशंस हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ कहाँ पर हुआ है, उसके रिलेटेड आपको कुछ 35 से 40 क्वेश्चंस के आंसर देने रहते हैं। ठीक है, जब ये आप कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद में आपको अप्लाई करना है नेशनल इंश्योरेंस के लिए। नेशनल इंश्योरेंस का भी प्रोसेस आपका एजेंट वैसे कर लेता है, और ये सारे जो भी प्रोसेस आपको करने हैं ये सारे प्रोसेस आप क्रेडिट कार्ड से करना, क्योंकि इसमें सारा पेमेंट जो होगा वो क्रेडिट कार्ड से ही पे करना रहता है आपको। एंड उसके बाद में आपका जैसे ही वीज़ा के लिए आप ये पूरी तरह से रेडी हो जाते हो, और बायोमेट्रिक के लिए आप जब एप्लीकेशन करोगे तो आपका अपॉइंटमेंट आता है। तो अपॉइंटमेंट के अंदर आपको जो वहाँ पर एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ते हैं, और वो मैं चाहता हूँ आप पे करो, ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे SMS चार्जेस होता है कुछ 170 टू 200 रुपीज़ के आसपास का, 170 के आसपास का अराउंड कॉस्टिंग चार्ज रहेगा उसका। ठीक है, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, तो डॉक्यूमेंट जितने भी आपके ओरिजिनल है वो साथ में कैरी करने, उसका लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। वो सारे डॉक्यूमेंट आपका कुछ 1000-1200 रुपये का VFS में आपका एडिशनल कॉस्ट आपको पे करना रहेगा। वो जैसे ही आप पूरा सेट रेडी कर लेते हो तो आपको उसके अंदर जब फाइल आप ये आपका बायोमेट्रिक के लिए जब आप एप्लीकेशन करोगे तो उस टाइम पे आपको पूछा जाएगा कि आपको वीज़ा कौन से
बेसिस पे लगाना है, नॉर्मल वे में लगाना है, प्रायोरिटी में लगाना है या सुपर प्रायोरिटी में लगाना है। तो एक्चुअली वीज़ा जो है वो T4 के वीज़ा जो है वो 3 तरीके से अप्लाई हो रहे हैं, जिसमें नॉर्मल होता है, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 वर्किंग डेज़ का टाइम लग जाता है, और उसका अप्रॉक्सीमेटली कॉस्टिंग जो होता है वो 25,000 के नियर बाय होता है। उसका एग्जैक्ट डिटेल्स मैं अटैच कर दूँगा। और दूसरा जो स्टेप्स होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपका प्रायोरिटी में लगता है। प्रायोरिटी इट मीन्स आपने जो वीज़ा लगाया है 25 प्लस एडिशनल 27,000 रुपये के आसपास का आपका एडिशनल कॉस्ट लग जाता है। तो टोटल 50-60,000 के नियर बाय आपका प्रायोरिटी में वीज़ा होता है। उसकी कॉस्टिंग जो होती है वो मैंने आपको बता दी, और वो विद इन 5 वर्किंग डेज़ के अंदर आपके हाथ में आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद एक तीसरा जो होता है वो सबसे जब आपके पास में बिल्कुल ही टाइम नहीं बचा हो, आपको लग रहा है कि अभी यूनिवर्सिटी ने डेडलाइन दे दिया और टाइम ख़त्म होने वाला है, तो आपको उस टाइम पे सुपर प्रायोरिटी में अप्लाई करना, और उसकी कॉस्टिंग अराउंड 1,02,000 रुपीज़ के आसपास INR के अंदर आपको पे करनी पड़ती है, और वो विद इन 24 आवर के अंदर आपको मिल जाता है। नेक्स्ट हम अब बात कर लेते हैं कि भाई जब आपने सारी प्रोसेस ख़त्म कर ली है, अब आपका अपॉइंटमेंट आ गया है। अब जिस दिन अपॉइंटमेंट आपका रहेगा VFS में आप जब जा रहे हो और आपको बताया गया है कि भाई आपका आज अपॉइंटमेंट है और आपको पहुंचना है, तो क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहला तो अपना ओरिजिनल पासपोर्ट ले लो, ठीक है। कैश लेटर जो आपको यूनिवर्सिटी से आया उसका एक प्रिंट आउट ले लो, ओके। फिर आपका जो इंश्योरेंस आपने जनरेट किया, या जो इंश्योरेंस ने अगर आपको एजेंट ने आपको निकाल के दिया है इंश्योरेंस, ठीक है, तो वो आप एक कॉपी ले लो साथ में, ठीक है। UKVI की जो एप्लीकेशन आपने की थी तो उसका एक फॉर्म होता है, वो आपको अटैच करना रहेगा। उसके साथ आपके जितने भी ओरिजिनल मार्कशीट्स हैं, सारी मार्कशीट्स ओरिजिनल ब्रदर, यहाँ पे कोई भी मिस्टेक मत करना, क्योंकि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए। हो सके तो आप 2-4 डॉक्यूमेंट ज़्यादा ले जाना, वहाँ पे अगर लगता है तो वो लोग मांग लेते हैं कि ये चीज़ मिसिंग है तो आप उन्हें सबमिट कर सकते हो, तो एटलीस्ट ये सब लेके जाना, ठीक है। मार्कशीट्स आपकी बैचलर डिग्री है तो बैचलर की, और मास्टर्स की जो भी आपकी लास्ट रही एजुकेशन, वो आप उसकी मार्कशीट्स ले लो, प्लस 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट ले लो, ओके। इसके बाद में आपको अपना एक डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है, जो कि जैसे कि कोई भी कंट्री में आप रह रहे हैं तो उसका एक डॉक्यूमेंट होता है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर आधार कार्ड हो गया, वोटर ID हो गया, कोई भी एक ऐसा नेशनलिटी डॉक्यूमेंट हमें कैरी करना है जो साथ में रखना है। दूसरा डॉक्यूमेंट है, जैसे आपने फ़ंड जो 28 डेज़ पुराना दिखाया है, तो फ़ंड जो होना चाहिए वो 28 डेज़ पुराना होना चाहिए, ठीक है। प्लस दूसरा उसके साथ में वो आपका लेटर हेड पे होना चाहिए बैंक के थ्रू, और उस पर जो भी ब्रांच मैनेजर होता है या जो भी वहाँ का हेड होता है उसका स्टैम्प और सिग्नेचर ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि जब आप सबमिट करने जाओगे जेरोक्स वहाँ पे नहीं चलेगी। तो आप मेक श्योर करना कि आप उसका ओरिजिनल कॉपी लेके जाओ, और जो भी फंड्स आपके हैं वो सेविंग अकाउंट से ध्यान रखना, सेविंग अकाउंट ही होना चाहिए। करंट अकाउंट में दिक्कत आ सकती है, पूछ सकते हैं कि आपका करंट है फंड है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको यहाँ पे। सो आप मेक श्योर करना कि आपका जो फ़ंड हो वो सेविंग अकाउंट से होना चाहिए। अगर आपने कोई जॉब किया है लास्ट, तो उसके जॉब के रेफरेंस लेटर आप ले लीजिए, या रिकमेंडेशन लेटर आप ले लीजिए, ठीक है। और आपके यूनिवर्सिटी की जो ट्रांसक्रिप्ट होती है उसकी भी कॉपी आप साथ में अटैच कर लो। इन बिटवीन जब आपने इंटरव्यू दिया या उससे पहले, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती है ना वो क्या करती है कि कुछ अमाउंट का आपसे पेमेंट एडवांस ले लेती है। जैसे आपने फ़ीस पे किया तो इतना फ़ीस आपको पे करना रहेगा। सॉरी यार, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है क्योंकि आज है ना मैं पार्क में हूँ। तो आज कैसा है, सैटरडे है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज और ये कल के दिन में ही वीडियो अपलोड कर दूँ, क्योंकि सभी लोग हैं, आज सैटरडे है थोड़ा। और आज सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वेदर बहुत साफ़ है, आज पूरी तरह से सन हो रखा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो आसपास में छोटी मोटी आवाज़ आ रही है, ठीक है। मैं एक थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ आपको, देख लो। ये एक्चुअली सामने जो है ये लंदन ब्रिज है इधर की तरफ, तो यार लंदन टावर आप कह सकते हो, दोनों ही आप पास में ही है। सॉरी, मुझे है ना लोकेशन चेंज करना पड़ा, क्योंकि अब वहाँ पे फैमिली वाले आके बैठ गए थे, तो उन्हें तो अब उठाने को रहे आप, तो मैंने सोचा मैं ही अपनी लोकेशन थोड़ा सा साइड में चले जाता हूँ, जहाँ पे थोड़ा सा आपको मेरी प्रॉपर आवाज़ सुनाई देवे। क्या है कि अभी यहाँ पर भी आज वीकेंड हो रखा है, तो सभी लोग निकल गए हैं घूमने के लिए, और टावर ब्रिज है तो ऑब्वियसली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा
पब्लिक होती है, टूरिस्ट होते हैं, सब अलग अलग कंट्री से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हो, राइट। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो आपका जब आप बायोमेट्रिक के लिए जा रहे हैं तो आपका स्पॉन्सरशिप लेटर, इट मीन्स आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। जैसे आपके फादर कर रहे हैं, आपके मदर कर रहे हैं, आपके ब्रदर कर रहे हैं, जो कोई भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका एक स्पॉन्सरशिप लेटर होता है, एफिडेविट होता है, ठीक है। उसका फॉर्मेट सारे एजेंट्स के पास में होता है। अगर आप खुद एप्लीकेशन कर रहे हो और आपको वो चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपको उसका फॉर्मेट भेज दूँगा। उसके अंदर अगर आपके फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं या आपके मदर स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वन काइंड ऑफ एक एफिडेविट जैसा एक लेटर बनता है स्टैम्प पेपर के ऊपर, जिसके अंदर ये मेंशन होता है कि आपने जो है आपका सन जा रहा है और उसके रिगार्डिंग जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह होंगे वो सभी आप बियर करेंगे। तो वो कैसा होता है, सेफ़र साइड के लिए UKVI है या फिर UK गवर्नमेंट है और यूनिवर्सिटीज़ है, वो सेफ़र साइड के लिए ऐसा लेटर आपसे लेते हैं। लास्ट में जो डॉक्यूमेंट आता है उसका नाम है, जैसे कि आपने कोई भी टेस्ट दिया, अगर आपने IELTS दिया है, अगर आपने PT दिया है या आपने ड्यूलिंगो का एग्ज़ाम दिया है, तो कोई भी जो भी टेस्ट आपने दिया है उसका आपको सर्टिफिकेट लेके जाना और वो जो भी आपका सर्टिफाइड होना चाहिए वो लिंक थ्रू होना चाहिए। मैंने ड्यूलिंगो दिया था तो ड्यूलिंगो की साइट से जो आप डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर लिंक अंदर आता है और सारे डॉक्यूमेंट कॉपी कलर कॉपी में होने चाहिए, ठीक है जी। ये सारे प्रोसेस हो जाने के बाद जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करते हो तो वो लोग अपनी उनकी जो फॉर्मेट लिस्ट होती है उस फॉर्मेट लिस्ट के अंदर उसको असेंबल करके वो आपको आगे नेक्स्ट काउंटर पे भेज देंगे और वहाँ पे आपको जो है कुछ 2-3 क्वेश्चंस पूछेगा, आपका फुल नेम पूछेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा जो कि आपकी पासपोर्ट में होती है, ठीक है। फुल नेम मतलब आपको अपना पूरा नाम बताना है, अगर वो पूछते फादर नेम तो आपको फिर फादर नेम बताना है और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है, ठीक है। और आपसे पूछेगा आपका पासपोर्ट नंबर, अगर आपको पासपोर्ट नंबर याद है तो प्लीज़ वो याद कर लो, क्योंकि पासपोर्ट नंबर क्रॉस चेक के लिए पूछा जाता है बायोमेट्रिक में। समटाइम मुझसे पूछा था कि आपका पासपोर्ट नंबर आपको पता है, मैंने कहा हाँ मुझे पता है, तो मैंने अपना पासपोर्ट नंबर बता दिया था वहाँ पर। और ये सब ख़त्म होने के बाद में बायोमेट्रिक के लिए जब आप फाइल सबमिट करके जाते हो तो एक टिकट आपको दी जाएगी, वो टिकट लेके आपको बायोमेट्रिक रूम के अंदर जाना है। उस रूम के अंदर एक पर्सन होगा जो सामने 2 से 3 कैमरे लगे रहेंगे और आपका आई स्कैन होगा, आपका फेस स्कैन होगा, ठीक है। और वहाँ पे फ़ोटो कैप्चर हो जाती है, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। उसमें ज़्यादा कोई टेंशन वाला काम नहीं है, ठीक है। ये सारा ख़त्म हो जाता है शॉर्टली, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर, हार्डली 5 या 6 मिनट के अंदर तो पूरी प्रोसेस फिनिश हो जाती है। जब आप एंटर करते हो तो वहाँ पे आपको 2-4 क्वेश्चन पूछेगा और अंदर एंटर हो गए आप। जैसे उन्हें सबमिट कर देते हो तो वहाँ पे एक आपको रिसिप्ट मिल जाती है। जैसे ही आप सबमिट करते हो तो आपको मैसेज आएगा, SMS आएगा कि आपका वीज़ा जो है या आपका जो पासपोर्ट है वो सबमिट हो चुका है। तो वो जैसे ही आप सबमिट करते हो तो आपको मैसेज आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपको जैसे ये फिनिश करोगे तो हाँ मेक श्योर करना कि यार वहाँ से है ना आपको जो आपको VFS जो है वो एक सिम कार्ड देते हैं सभी को फ्री में जब आप UK पहुँच जाते हो। और उस सिम कार्ड को इंडिया के अंदर इंस्टॉल मत करना, जैसे ही आप UK के अंदर आ जाते हो। वैसे मोस्टली वो तो लाइका का सिम कार्ड ही देते सभी को, और अगर आपको नहीं दिया है तो आप उनसे मांग सकते हो कि मुझे सिम कार्ड दे दीजिए, वो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। तो आप आओगे तो वो कुछ 1 महीने के लिए आपका यहाँ पर वैलिड होता है और उससे आप इंटरनेशनल कॉलिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस जैसे ही आपकी ख़त्म हो जाती है और उसके बाद में आपको क्या करना है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें करनी है। और जैसे कि आपको फ़्लाइट टिकट बुक कर लेना है। फ़्लाइट टिकट बुक करने के लिए आपको थोड़ा सा एडवांस ट्रैक करते रहना है कि कौन सी डेट पे आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है और उससे आप कितने टाइम पहले आप निकल सकते हो। क्योंकि जैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी समझो सितंबर में 15 तारीख को स्टार्ट हो रही है तो आप उससे 1-1.5 महीना पहले ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। तो सितंबर का टाइम जो है उसमें आप ट्रैवल कर लो या उससे पहले ट्रैवल कर लो, बट आपका जो यूनिवर्सिटी का जो डेट है उससे एटलीस्ट 3-4 दिन पहले पहुंच जाना। क्योंकि समझो अगर आपका कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप इमिग्रेशन किया, इमिग्रेशन से गए हो, क्योंकि वहाँ से जब यहाँ पर आते हो तो टाइमिंग भी चेंज होता है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम चेंज करने में प्रॉब्लम आएगी। मुझे तो नहीं आई थी एग्जैक्टली, बट बाकी जो दूसरे मेरे साथ में थे वो तो काफ़ी 2-2 दिन तक सोए थे बिकॉज ट्रैवलिंग जर्नी था, वो स्ट्रेस था, ठीक है। तो और दूसरा इसके बाद में लास्ट पॉइंट पे मैं आ जाता हूँ, जब आप UK के अंदर एंटर कर जाते हो, ठीक है, तो वीज़ा इमिग्रेशन के टाइम पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वीज़ा इमिग्रेशन के लिए जो क्वेश्चन लिस्ट है वो मैंने ऑलरेडी आपको कैश लेटर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वही क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चंस होंगे, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे करके आपसे पूछेगा,
तो वो क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लो। इमिग्रेशन के टाइम पे बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना। हो सकता है प्रे करना कि थोड़ा सा ज़्यादा लंबा लाइन हो, तो क्या है कि आप अच्छे से कहते हैं ना कि एक दबाव होता है कि भाई ऑब्वियसली इतनी पब्लिक है, सबका इमिग्रेशन करना है हमें, तो वो लोग फटाफट क्या है कि क्वेश्चंस लेके और जल्दी निकल जाते हैं। और ज़्यादा अगर इमिग्रेशन की लाइन छोटी होगी तो आपको फिर हो सकता है 2-4 ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो घबराना मत, वो सारे क्वेश्चंस वो कि वो ये रेडी हो जाते हैं, ठीक है। और ये जितनी भी मैंने जैसे आपको पूरा स्टार्टिंग से अभी तक की डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या होती है, कैसे आप कैश लेटर इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, क्या प्रोसीजर है, और जब आप फाइनली जो आज मैंने आपको प्रोसेस बताई कि वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है, कैसे उसका कॉस्टिंग आएगा, वो सब मैंने आपको बता दिया वीज़ा का। तो इन सभी की अगर कोई पुरानी मेरी वीडियो देखनी है तो मैं ऑलरेडी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको अटैच कर दूंगा अभी, तो आप जाके मेरा जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो पूरे देख सकते हो, ठीक है। और अब यहाँ पे मैंने पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर दी। होपफुली मैंने पूरे सारे पॉइंट्स कवर किए होंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हो गया है मेरे जाने का टाइम, और अभी यहाँ पर जो टाइम हो रहा है, ठीक है, मैं आपको टाइम बता देता हूँ। 8 बज चुकी है और ये 8 बजे का व्यू है। अभी ऐसा लग नहीं रहा है ये 8 बजी है, देखो बिल्कुल भी कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि 8 बज चुकी है अभी, क्योंकि अभी भी सन है। देखो यहाँ पे पीछे है ना, यहाँ पर दिख रहा है आपको सन, तो सन अभी भी है यहाँ पर। और ये अब जो है ना 10 बजे तक रहेगा ऐसा, तो काफ़ी अच्छा रहता है वेदर यहाँ पे। आज वैसे काफ़ी अच्छा था क्योंकि कल भी अच्छा था, पर कल कैसा थोड़ा सा क्लाउडी था, पर आज बेटर है। और जिन्होंने ये वीडियो एंड तक देखी है उन सभी को थैंक यू, और प्लीज़ शेयर करो वीडियो को जितना हो सके उतना। और मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में और कुछ नई इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ आपके साथ, ठीक है। बाय।